हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग फंक्शन। ये क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है या कंजम्पशन फंक्शन क्या होती है, वो डिस्कस किया था। उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नंबर वाइज देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। स्किप करेंगे बीच में कोई पॉइंट रह जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है। सेविंग फंक्शन shows the relationship between the level of saving and the level of income। सेविंग फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है कि इनकम का और सेविंग का क्या रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स तो बढ़ेंगी। Keynesian economics regards savings like consumption as a function of income। जो केनीजियन थ्योरी है जॉन मेनार्ड केन्स की, ठीक है, वो ये मानते थे कि जैसे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन है हूबहू वैसे ही मतलब सेविंग और इनकम भी आपस में रिलेट करती है, मगर इनकी परसेंटेजेस अलग अलग होती हैं। ठीक है। द हायर इज द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ सेविंग। ज्यादा इनकम होगी तो सेविंग ज्यादा होंगी। इन अ सिंप्लीफाइड टू सेक्टर इकोनॉमी द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट इज ऑन कंजम्पशन इज सेव्ड। तो सिंपल वर्ड्स में टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें कि आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया, जो आपने कंज्यूम नहीं किया, वो आपने सेव कर लिया। तो अल्जेब्रिकली ये कह सकते हैं कि सेविंग में बी डिफाइंड एज सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है। तो वो पार्ट इनकम का जो आपने कंज्यूम नहीं किया, वो आपने बचा लिया, दैट इज सेविंग। लाइक कंजम्पशन, saving is an increasing function of the level of income, that is the amount of saving increases with an increase in the level of income। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। अब कितने परसेंट से बढ़ती है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो दस हम ये भी कह सकते हैं सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब कई बुक्स में ये भी दिया हुआ है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो सी बार क्या होता था, सी बार होता था हमारा मिनिमम कंजम्पशन जो करनी है। तो सेविंग में से मिनिमम कंजम्पशन तो कट हो ही जाती है, बल्कि ये जो वन माइनस बी है इसको हम एमपीएस कहते हैं। कैसे कहते हैं ये, अगर आप नंबर वाइज वीडियो देखोगे मेरी तो आपको समझ आ जाएगा। और वाई तो इनकम होती है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको बेसिक तो समझा लूं, तो ये भी आपको मैं अभी समझा दूंगा। तो देर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेविंग्स, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको एपीएस कहा जाता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको एमपीएस कहा जाता है। तो सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। The average propensity to save is the proportion of income that households want to save। तो बेसिकली ये है कि आप अपनी तनख्वाह का कितना प्रपोर्शन या कितना परसेंटेज सेव कर लेते हो। ठीक है। इट इज ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग द डिजायर्ड सेविंग्स विद द टोटल इनकम। जब भी हम जो भी हमारी सेविंग्स डिजायर्ड सेविंग्स हैं उसको इनकम से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। इसको अगर हमने टेबल एंड डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है तो मैंने फर्स्ट कॉलम में इनकम, सेकंड कॉलम में हमारा सेविंग्स, थर्ड कॉलम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसका फॉर्मूला है सेविंग ओवर इनकम। मान लो हमारी इनकम है 1000, सेविंग हम करते हैं 100। तो अगर हम 100 सेविंग को डिवाइड करेंगे 1000 इनकम से तो ये आ जाएगी 0.1। मतलब आप अपनी तनख्वाह का सिर्फ 10% ही सेव करते हो। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम बढ़ गई 1100 तो आपकी सेविंग्स हो गई 120। तो आप 120 को डिवाइड करोगे 1100 से तो आ जाएगा 0.11। मतलब अब आप 11% सेव करते हो। तो इट इज क्लियर कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस भी बढ़ती है। कितनी स्पीड से बढ़ेगी ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है, वाई एक्सेस पे मैंने सेविंग्स लिखा हुआ है और एक्स एक्सेस पे मैंने इनकम लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेविंग का बनाई हुई है। शुरू में सेविंग नेगेटिव होती है। नेगेटिव सेविंग क्यों होती है वो भी मैं अभी आपको अभी की अभी बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एपीएस निकालना सिखा देता हूँ। एपीएस एट पॉइंट ए, अगर मैंने ए पॉइंट पे एपीएस निकालना है तो सेविंग कितनी है, सेविंग इज ए वाई जीरो। और इनकम कितनी है, इनकम है ओ वाई जीरो। समझ की बात। और अगर मैंने बी पॉइंट पे एपीएस निकालनी है, बी पॉइंट पे एपीसी क्यों लिखा हुआ है, रुको 2 मिनट मैं एपीएस लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एपीएस। ठीक है। तो अगर मैंने बी पॉइंट पे एपीएस निकालनी है तो सेविंग कितनी है मेरी, बी वाई वन। ठीक है। और इनकम कितनी है, ओ जीरो, मतलब ओ वाई वन। ठीक है, या जीरो वाई वन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये होगी हमारी इनकम। अब मैंने आपको बताना था, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये भाई सेविंग नेगेटिव क्यों हो गई है शुरू में। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। इनकम है मान लो 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है। और जो कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन है शुरू में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 4। ठीक है।
कांस्टेंट रेट से बढ़ाते हैं, वैसे कांस्टेंट रेट से बढ़ती नहीं है। 8, 12, 12 के बाद 16, 20 डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, वो मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल पे समझाऊंगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल चल रहा है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्टरी समझोगे तभी तो ग्रेजुएशन पे पहुंचोगे। तो अगर हमने सेविंग निकालनी है, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो फर्स्ट क्या आ गई, -4। यहाँ पे हमने 2 सेव किया, यहाँ पे हमने कितना सेव किया, 8, यहाँ पे कितना किया, 14, यहाँ पे कितना किया, 20। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इनकम जीरो होती है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करनी है ना। उस कंजम्पशन को करने के लिए आप अपनी जो पुरानी सेविंग्स है उसमें में से पैसा निकालते हो। अब आपके आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपने ये वाला पार्ट, इनकम तो जीरो है, फिर भी ये वाला तो ये वाला मतलब कैसे किया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो होता है -C बार, ठीक है। अब अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कहीं ना कहीं से बोरोइंग करके जुगाड़ कर लेते हो, कहीं ना कहीं से पैसे कर्जे लेके कर लेते हो, आप अपनी कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए, या घर वालों से बोरो कर लोगे और फ्यूचर में उनको भी खिलाना पड़ेगा। समझ की बात। तो कहने की बात ये है अगर रिटायर हो गए हो, इनकम जीरो है, तो अपनी पुरानी सेविंग्स को इस्तेमाल करो। तभी तो कहते हैं कि पूरी उम्र सेव करो ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आपकी इनकम जीरो है और आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, या कमाते नहीं हो फिर भी मिनिमम कंजम्पशन तो करनी है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोरोइंग्स करोगे। जैसे इनिशियल स्टेजेस पे स्टूडेंट लाइफ में आप घर वालों से बोरो करके चल रहे होते हो, और वही आपको वापस भी करने पड़ते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं और आप कमाने लग जाते हो। समझ की बात। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा आपके साथ बीच में डिस्कस कर लूं। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, मार्जिनल जहां पे भी वर्ड आता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वहां चेंज चेंज लग जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिलेट्स द चेंज इन द टोटल सेविंग्स टू द चेंज इन इनकम। सिंपल वर्ड्स में, इनकम के चेंज आने से सेविंग में कितना चेंज आ जाएगा वो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशो, रेशो क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे मैं आपको कहूं A/B, मतलब ये क्या हो गया, A/B। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल डिजायर्ड सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। तो ये क्या है, रेशियो है, सेविंग्स की रेशियो, के सेविंग्स में कितना चेंज आया, चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम की ये रेशियो है। अब इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। टेबल में फर्स्ट मैंने इनकम बना लिया कॉलन, सेकंड आपका सेविंग्स हो गया, और थर्ड MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फर्स्ट इनकम 1000 थी, सेविंग हमने 100 की। अगर इनकम बढ़ के 1100 हो जाती है, सेविंग कितनी हो जाती है, 120, तो हमारा MPS कितना निकल जाएगा। तो सेविंग्स में कितना चेंज आया, 20 का यहाँ, और इनकम में कितना चेंज आया, 100 का। तो ये कितना हो गया, 0.2। ठीक है। तो इससे पहले वाला हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें इससे पुरानी इनकम का पता नहीं, पुरानी सेविंग का पता नहीं, तो चेंज कैसे निकालेंगे, समझ की बात। तो ये तो आप टेबल बना सकते हो इसका। अब अगर डायग्राम से बनाना है तो वही वाला डायग्राम मैंने ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया, बस थोड़े से चेंजेस कर दिए। एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे सेविंग्स लिए हैं। अगर मैंने MPS निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब आप ध्यान से देखो, पहले हमारी इनकम थी OY0 या फिर 0Y0, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हमारी इनकम होगी OY1, ठीक है। तो जब हमारी इनकम इतनी चेंज हुई है, तो पहले हम सेव इतना करते थे, अब सेव ज्यादा कर रहे हैं ना। तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन लगा दूं तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ कि हम इतनी सेविंग बढ़ा रहे हैं। तो चेंज इन सेविंग कितनी होगी, BA1, और चेंज इन इनकम कितनी होगी, ये वाली Y0 Y1। अब अगर ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन तो सेम है ना, अगर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस ये कह रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, A1 नीचे, Y0 Y1 की जगह। तो सिंपल वर्ड्स में जो MPS होता है वो हमें दिखाता है स्लोप, किसकी स्लोप, ऑफ सेविंग फंक्शन, या सेविंग फंक्शन कह सकते हो, या सेविंग कर्व कह सकते हो। सेविंग कर्व या सेविंग फंक्शन की जो स्लोप दिखा रहा है वो MPS होता है, ठीक है। तो आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब मैं रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, या रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें और ज्यादा थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो देयर आर टू प्रॉपर्टीज, वही वाली बात, सेविंग फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, द सेविंग लाइन S स्लोप्स अपवर्ड, सेविंग कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इंडिकेटिंग दैट द हायर लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू हायर अमाउंट ऑफ सेविंग। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ेंगी, समझ के बाद। एट लो लेवल्स ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव
एंड एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम सेविंग इज पॉजिटिव। अगर आपकी इनकम कुछ ज्यादा ही लो है तो सेविंग नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या पता आपकी करंट कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो, तो आपको सेविंग्स जो है करनी तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग सेविंग है वो भी निकाल निकाल के खा रहे हो। समझ की बात? दूसरा, द स्लोप ऑफ सेविंग लाइन इंडिकेट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसा कि मैंने बताया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? स्लोप ऑफ सेविंग लाइन या सेविंग फंक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द सेविंग लाइन एस दैट इट्स स्लोप इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। इसकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है मगर 1 से कम होती है। 1 का मतलब जितना सेविंग में जितना इनकम में चेंज आया उतना ही सेविंग में चेंज नहीं आ जाएगा। मतलब सारी की सारी इनकम इनकम 100 रुपए बढ़ी तो सेविंग भी 100 रुपए बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ कंजम्पशन भी तो बढ़ानी है ना। ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये भी कह सकते, उल्टा बोल गया मैं, एमपीएस एमपीसी बोल गया मैं। तो एमपीएस की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आती है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। दैट इज एमपीएस हमेशा पॉजिटिव रहती है। इन अदर वर्ड्स, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1। समझ की बात? अब अगर मैं सेविंग फंक्शन का एक प्रॉपर वो बनाऊं, तो शुरुआत में जब जब इनकम काफी लो होती है तो कंजम्पशन तो करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी बार, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करनी है। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी इससे पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैंने बनाई थी कंजम्पशन फंक्शन पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। एक ही वीडियो है, वो देखनी पड़ेगी। प्लस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये 1 माइनस, ये बी क्या होता था? बी होता था एमपीसी। और अगर 1 माइनस एमपीसी करें तो ये क्या हो जाता है? एमपीएस। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा 1 माइनस बी है, ये क्या है? एमपीएस। अब ये एमपीएस कैसे बनता है, ये एमपीएस कैसे बन गया, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होगा रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। उसमें मैंने बताया है कि ये एमपीसी प्लस एमपीएस ये 1 कैसे हो जाता है। ठीक है, ये 1 कैसे होता है, ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।